हेलो दोस्तों, मैं इंदु कुमार अपने YouTube चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बिहार सिविल कोर्ट मेंस की एग्ज़ाम संपन्न कराई गई। 18/5/2025 को बिहार सिविल कोर्ट मेंस की एग्ज़ाम संपन्न हुई है। उसी मेंस एग्जामिनेशंस के प्रश्न पत्र का संपूर्ण विवरण मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ और आपसे बस अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो में बने रहें, जिससे कि आप वीडियो की समाप्ति पे ये समझ पाएंगे कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। क्योंकि बच्चों के रिव्यू से हमें ये पता चल पाया है कि पेपर ना बहुत आसान थे ना बहुत कठिन थे। पेपर जिन्हें आता है उनके लिए आसान था, जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत कठिन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल हमारा क्या था सर? सबसे पहला सवाल था हमारा कि भूपृष्ठ के ऊपर की ओर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उसके अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद तापमंडल। तो इसका जो आंसर बी है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सर? अगला क्वेश्चन है कि आंत्र जीवाणु निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? मीन्स इंस्टेंटाइन बैक्टीरिया जो होता है वो किस विटामिन का हमारा मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों, आपको पता होगा ये विटामिन B12 के स्रोत है। मीन्स इसके आंसर हो गए सी। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, और आपसे सवाल पूछा गया है कि किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से गुजर रही है, गुजरात से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है, पर किन राज्यों से नहीं गुजरती हैं? तो वो आंसर है सर मणिपुर। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मणिपुर की जगह ये मिजोरम होता तो इनके चारों आंसर सही होते। तो आप हमेशा याद रखें कि मणिपुर से कभी भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्या है सर कि सोल्डर के मिश्र धातु क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन। ये है लेड और टीन। 63% लेड और 37% टीन का ये रेशियो होता है। तो आंसर नंबर कितने क्या होगा सर? आंसर नंबर होगा इसके सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा होता है? तो आपको पता है वो कैसा होता है? वो आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। इंग्लिश कहें तो वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन वो तो जीएस के थे और साइंस के थे। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहे हैं। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कर्ज का 3/20 प्रति महीने चुकाता है। 6 महीने बाद उसका नया बचत हुआ कर्ज ₹1 है, तो प्रत्येक महीने कितनी चुकानी है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है? 3a/2। आंसर नंबर डी 3a/2। अगर आप अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो इसमें कॉलेज में कला स्नातक और विज्ञान स्नातक के बच्चों का अनुपात है और कह रहा है कि 20% कला स्नातक में, 25% विज्ञान स्नातक में IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो कितने अनुत्तीर्ण कैंडिडेट हैं? बहुत ईजी सवाल है, आप इसको कर सकते हैं और बहुत बार बच्चों ने किया भी होगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे सर? 78%, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
जिन्होंने ये सवाल सॉल्व करा है वो शायद इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे होंगे, इसलिए उसके इंग्लिश के सवाल हैं। इसमें यह कि नितिन एक स्थान तक पैदल चलता है और वापस गाड़ी चलाकर आता है, जिसमें कुल 6 घंटे लगते हैं। मान के चलो आप कहीं पैदल जा रहे हो और वापस में आप गाड़ी चला के आ रहे हो तो कुल 6 घंटे लग रहे हैं। कह रहा है अगर दोनों तरफ वो पैदल चले तो 10 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है कि आप हमें बताइए कि अगर वो दोनों तरफ गाड़ी से चले तो कितना समय लगेगा। सॉल्व करेंगे, आंसर नंबर ए आएगा 2 घंटा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके एलिगेशन एंड मिक्सर का सवाल है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण 5:3 है और बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को उतनी ही मात्रा में द्रव बी से भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में कितना लीटर द्रव था। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपको 40 लीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5%। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अब ये आ गया आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किन किन कार्यों को संपन्न करता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरीज भी हैं, प्रोसेसर भी हैं, इनपुट आउटपुट भी हैं। इनके चारों आंसर सही हो जाएंगे, आंसर नंबर डी। अगला कह रहा है सर कि MS वर्ड फाइल के लिए आप क्या एक्सटेंशन यूज करते हैं। बहुत ईजी है, डॉक्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन नंबर 13 पे आए तो कह रहा है कि इनमें से किसे आप स्प्रेडशीट बोलते हैं। सबको पता है स्प्रेडशीट हम लोग MS एक्सेल को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जिप का मतलब क्या है सर। जिप जो है हमेशा एक जिप फाइल होता है जो एक कंप्रेस्ड फाइल का नेचर होता है, जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए से डिनोट किया गया है। चलिए अब 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो विंडोज़ 10 और 11 है इनके लिए कौन सी चीज़ें अलग हैं। मीन्स हाल के संस्करणों में विंडोज़ 10 11 में निम्न में से कौन सा जो चीज़ है ये सबसे अलग होता है। ये होता है पर्सनलाइजेशन सेटिंग। ये दूसरे विंडोज़ में नहीं था, ये विंडोज़ 10 और 11 में दिया गया है। चलिए दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। यस, ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर आप थोड़ा देर देख लीजिए। 16 से 19 की हम बात करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या पता चलेगा। आप समझ पाएंगे कि 16 से 19 में एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ये पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3-4 कंडीशंस दिए हुए हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 16 के आंसर क्या होने वाले, ए नंबर आंसर होगा। मैंने इसको सॉल्व करके देखा तब मैंने आपको बताया। और अगर आप 17 की बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 19वें स्थान पे। पंक्ति में कितने सैनिक थे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे 40, ऑप्शन नंबर बी। और अगर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि पंक्ति में रोहित का कौन सा स्थान था, तो ये हो जाएगा 27वां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। एक ब्लड रिलेशन पे सवाल था कि एक फैमिली में 6 सदस्य हैं, PQRST, और QR की माँ का बहनोइया या देवर है, RU का पिता है, SP का पिता है, SQS का पोता है। तो परिवार में 2 महिलाएं। तो बताइए R की माँ कौन है। तो R की माँ हो गई आपकी T नंबर हो गई R की माँ। कौन है सर R की माँ, तो R की माँ है T, मतलब बी ऑप्शन हो गया। तो ये तो देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। अब जो अगले सेक्शन है सर वो है हमारे डिस्क्रिप्टिव का। सेक्शन बी क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। इसमें आपको 1 लाइन में सारे क्वेश्चन लिखने थे। देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 to 30, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम शब्दों में या एक वाक्य में देना है। जहाँ गणित के शब्द है उसका केवल अंतिम उत्तर आपको मेंशन करना था। बहुत बच्चों ने गलती से उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी डाल दिए, तो आपको सिर्फ उसके फाइनल आंसर डालने थे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम GST कहते हैं,
जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सर जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में अभी जीएसटी इंस्पेक्टर कौन है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पे आच्छादित है? मतलब जितने हमारे ज्योग्राफिकल एरिया हैं भारत में, उसमें किस तरह की जो है वनस्पति सबसे ज़्यादा अवेलेबल है? आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको इंग्लिश में आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो जिन्होंने भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन माना है, उसका ये आंसर सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं कि हु वॉज द हेड ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटिंग ए कांग्रेस लीडर डेट हैज ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1948। मीन्स 1928 में हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, और जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते थे। तो उसके हेड कौन है? तो सर उसके हेड का नाम क्या है? उसके हेड का नाम था मोतीलाल नेहरू। एमएल नेहरू उनके हेड का नाम था, मोतीलाल नेहरू उनके हेड का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन हुज नेम आर ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड फाइनेंस एग्रीमेंट्स आर मेड। ठीक है, कि भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होते हैं वो किन के नाम से किए जाते हैं? आपको पता है कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत का प्रथम व्यक्ति है हमारा राष्ट्रपति साहब। तो जितने भी समझौते इंटरनेशनल ट्रेटीज होते हैं वो होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पर वो किन के नाम से होता है? वो होता है सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्राम पंचायत की जो स्थापना की गई है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये होता है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि आप हमें बताइए कि आप हमें बताइए what is the name of the channel that separates Andaman Island from the Nicobar Island in the Bay of Bengal? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाली चैनल का नाम क्या है? तो उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रेजेंटली वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो अभी हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। अगला सवाल था कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना फरवरी 3, 1916 को हुई थी। अगर आपने एग्जाम में 1916 भी लिख दिया तब भी आपके आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के राज्य सूची में उल्लिखित मामलों पर विधेयन करने का अधिकार देता है? जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है तो संसद राज्य सूची में जितने भी मामले उल्लिखित हैं उस पर अगर कोई विधायी निर्णय लेना चाहता है तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो सर वो आर्टिकल कौन सी है? तो वो आर्टिकल 250। कौन सी है? वो आर्टिकल है वो आपका 250। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि राज्य सूची में कितने मामले सम्मिलित हैं, या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हम लोग मनी बिल किस हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब धन विधेयक कहाँ हम लोग सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा में करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा निम्न सदन है या निम्न सदन है या उच्चतम सदन है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये मैथमेटिक्स का है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके आंसर हो जाएंगे आपके 2000 रुपये। आंसर कितने हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे
2000 रुपये 3 डिफरेंट ईयर्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएंगे प्रिंसिपल 20,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितने आ जाएंगे 20,000 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल सवाल है, कह रहा है डिफरेंस बताइए कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 13 रुपये। टाइम एंड वर्क के सवाल हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 612 दिन। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे एग्जाम में कि सर 612 दिन कैसे आ सकता है, सॉल्व करेंगे, बड़ा इजियर सवाल है। टाइम एंड वर्क के भी सवाल है। रेस का एक सवाल है, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा सर 25/21। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 25:21। स्पीड का रेशियो पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि इंटरनेट पे एक चैनल के माध्यम से प्रति इकाई समय में स्थानांतरित किए गए डेटा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो सर इसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ पता है हम लोग kbps या mbps में मेजर करते हैं। अगर आपने बैंडविड्थ लिखा है सवाल में तो आपके आंसर सही है। अगला सवाल था कि मोस्ट रिसेंट विंडोज़ का वर्जन क्या है, ये है विंडोज़ 11। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि आप हमें बताइए क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर आपके आ गए 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गया है कि व्हिच टूल इन MS ऑफिस इज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। तो MS ऑफिस का कौन सा टूल है जो डेटाबेस बनाने या लक्षण करने में उपयोग होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। थोड़ा टफ सवाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर कि आप हमें बताइए उस व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही मेमोरी को शेयर कर, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट पता है आपको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेल मर्ज में डेटाबेस रखने वाली फाइल क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है डेटा सोर्स। क्या कहलाती है, डेटा सोर्स। PDF का फुल फॉर्म पता है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। और ये सवाल है बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को चल रहा है, पर मैं सही बताऊंगा आपको कि मिनिमम साइज ऑफ हेडर पूछा है इन IPv4 पैकेट्स में, तो ये होंगे सर 20 बाइट्स। जिसने भी 8 बाइट्स 32 बाइट्स लिखे वो गलत है, आंसर होंगे 20 बाइट्स। कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बिगिन करने के लिए आप कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। तो होता है F5। वो कौन सा की होता है सर, वो होता है F5। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि MS वर्ड में सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसमें करते हैं CTRL प्लस इक्वल्स टू। चलिए 26 to 29 एक पजल का सवाल था। इस पजल के सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ इस प्रकार आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका आंसर आ जाएगा आपको नागपुर। क्या आएगा सर, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज़्यादा रेन कहाँ होती है, तो ये आ जाएगा आपको औरंगाबाद आंसर आ जाएगा। अहमदनगर में कितना रेन हुई है, तो 54 इंच आंसर आ जाएगा। मुंबई कैसे कहाँ लोकेटेड है, तो वैली में लोकेटेड है, वैली इसका ऑप्शन है। और लास्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक तस्वीर दी गई थी और आपको बताना था किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना था, तो आंसर आ जाएगा मदर। क्या आंसर आ जाएगा सर, माँ आ जाएगा इसका आंसर। तो ये जितने भी इसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे और 30 क्वेश्चंस 1 लाइनर थे जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना था। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछा गया है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन एंड रेजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ। तो आपने किसी न किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है, पर 150 वर्ड में लिखना है, ये भी इन्होंने मेंशन किया।
एक लेटर राइटिंग था जो भी 150 वर्ड में था दोस्तों। एडिटर को एक लेटर लिखना था रिगार्डिंग नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन योर सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, आपके लिए एक फ्रेंड को लेटर लिखना था, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना था टू रिपेयर द लोकल रोड्स। एक पैसेज डालना था इस पर, एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था जिसको रीड आउट करके आपको एक पैसेज लिखना था। पैसेज का मतलब 1/3 ऑफ द वर्ड्स 5 नंबर के थे। काफ़ी अच्छा पैसेज था, मैंने पढ़ा इसे। और फिर आपको वो लिखना था। फिर उसी पैसेज पे 5 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। ये वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, सॉरी इंग्लिश के। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में देखिए लेख पूछा गया है इसमें सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास। तो काफ़ी अच्छे दिए गए ऐसे, आपको इन पे लिखना था 150 शब्दों में। उसके बाद देखिए क्या था कि आपको इसमें 150 शब्दों में पत्र लिखना था। पत्र किस किस चीज़ों पे लिखना था सर? कि आवारा पशुओं के कारण बढ़ रहे हादसों का वर्णन। आपने देखा है कि हमारे सड़कों पे आवारे पशु चलते रहते हैं, उनसे कभी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, कभी लोग टकरा जाते हैं, काफ़ी असुविधाएँ होती हैं। तो उस पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र को संपादक को एक पत्र लिखना था। डाकघर के डाकपाल महोदय को पत्र लिखना था परिवर्तन की सूचना, पता में जो आपके चेंज हुआ उसके लिए। और बस में मोबाइल गुम हो जाने के कारण आपको एक FIR दर्ज करवानी है थानाध्यक्ष के सामने, तो उसके लिए एक पत्र लिखना था। ये 3 चीज़ें इसमें पूछी गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे एक गद्यवतरण दिया हुआ था, मतलब गद्यांश दिया हुआ था, जिसमें आपको संक्षेपण लिखना था, और उस पर ये 5 सवाल दिए गए थे। तो कुल मिला के यही पूरे सवाल थे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव के सवाल थे वो आपके 20 थे, 1 लाइन में लिखने वाले सवाल कितने थे वो 30 थे, और 40 नंबर थे आपके डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें 20 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर हिंदी था। अब देखिए सारे सवाल देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। जितने बच्चों से मैंने अब तक बात करी, सब बच्चों ने यही कहा कि सर जितने भी ऑनलाइन वाले टीचर्स थे वो तो हो गए फुस, और बच्चों की लंका लग गई है। जो पैटर्न उन्होंने समझाया, जिन तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया, वैसा कुछ नहीं आया। बस यकीन रखिए, सवाल को देखने के बाद हमारा ये यकीन बना है कि आप भले कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी एग्जामिनेशन की स्वविवेचना करनी चाहिए। चलिए ज़्यादा समय लेंगे नहीं हम आपका, कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ देखिए ऐसे बताना बहुत टफ है, लेकिन जो मैंने लोगों से एनालिसिस किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ 45 to 50 मार्क्स के बीच जा सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी? 40 to 50, 45 to 50 मार्क्स जनरल की कट ऑफ की संभावना है। जनरल की कट ऑफ मैं लिख दे रहा हूँ 45 to 50, 45 to 50, और OBC का जो कट ऑफ रहेगा सर वो रहेगा 40 से 45, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उस हिसाब से लोअर। मतलब पेपर क्योंकि टफ था इसीलिए कि कट ऑफ में बहुत वेरिएशंस की उम्मीद नहीं है, तो कट ऑफ आपके कम रहने वाले हैं। और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं ये भी हमें बताइए, और फिर मैं आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या बनने वाली। अभी जो मैंने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे और अपने बच्चों से एनालिसिस किया उससे मैं ये कट ऑफ बना पा रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत हाई कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन थी, सवाल कठिन थे, आसान नहीं थे। तो ये कट ऑफ मेरे ऑब्जर्वेशन से बन रहा। आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।